एसएससी जेईई 2026 को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं यार इसको पहले अटेम्प्ट में किस तरह से क्रैक करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जेईई का जो एग्जाम है, जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम है, ये भी डिले होने की थोड़ी संभावना है। उसके बाद ये सीबीटी 2, ये जो पैटर्न है 2023 में बदला है और 2023 के अंदर देखें तो 1374 वैकेंसीज आपको देखने को मिली, 2024 में 1701 वैकेंसी आपको देखने को मिली। ठीक है, बहुत सारे बच्चे खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे नोट्स को फोटोकॉपी कर लेते हैं। एसएससी जेईई 2026 को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं यार इसको पहले अटेम्प्ट में किस तरह से क्रैक करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बिकॉज एसएससी जो है एक रेगुलर वैकेंसी है जिसके लिए लगभग पूरे इंडिया का बच्चा जो है वो वेट करता है कि एसएससी अपना नोटिफिकेशन निकाले। हाल ही में नोटिफिकेशन में थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि कुछ प्रोसीजरल चेंजेस वहां पे हुए हैं एसएससी के अंदर, तो कुछ ना कुछ डिले आपको देखने को मिल रहा है। लगभग हर एक एग्जाम्स में आपको 2 से 2.5 महीने का जो डिले है वो देखने को मिला। कुछ एग्जाम जो अप्रैल में होने थे वो अप्रैल में हो जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो एसएससी द्वारा कंडक्टेड बहुत सारे एग्जामिनेशन में से जेईई का जो एग्जाम है, जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम है, ये भी डिले होने की थोड़ी संभावना है। तो अभी हमारे पास टाइम है, हमारे पास जब ये टाइम है तो हमें इसको यूटिलाइज करना है परफेक्टली, ताकि ये अटेम्प्ट हमारा आखिरी अटेम्प्ट बन जाए। इस अटेम्प्ट में ही हम इस एग्जाम को क्लियर कर दें। मैंने भी ये एग्जाम 3 बार क्रैक किया है, तो बहुत बेहतर तरीके से लास्ट तक अपनी सभी प्रॉब्लम्स को समझना, अच्छे तरीके से डियर इस चीज को फॉलो करने की कोशिश करना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेक्शन इस साल डेफिनेटली जरूर होने वाला था। हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के मास्टर रोड मैप के बारे में कि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री प्लस मेंस क्लियर करें। अगर आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है, कोई भी नोट्स की रिक्वायरमेंट है, किसी तरह क्विजेस की रिक्वायरमेंट है, कोई अगर आपको बाइलिंगुअल नोट्स की भी जरूरत पड़ रही है, कोई बुक्स की रेफरेंस की जरूरत पड़ रही है, तो आप यहां पर इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। यहां पर आपको सभी चीजें टाइमली मिल जाती है। जो जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि एसएससी जेईई का जो एग्जाम होता है वो 2 स्टेजेस में होता है। सबसे पहला आपके पास सीबीटी 1 जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हमारे पास होता है, उसके बाद ये सीबीटी 2, ये जो पैटर्न है 2023 में बदला है और 2023 के बाद से जो आपका रिटर्न पैटर्न था उसको कन्वर्ट करके मेंस पैटर्न मतलब सीबीटी के पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया। तो जो मेंस एग्जामिनेशन अब होता है एसएससी का, वो सीबीटी के फॉर्म में ही होता है, यानी दोनों स्टेजेस आपके सीबीटी वाले ही हैं। ठीक है, उसके बाद डीवी और मेडिकल का प्रोसीजर होता है और फाइनली आपके पास जो अलॉटमेंट आपको है सेंटर का जो मिल जाता है, अलॉटमेंट आपको अपनी सीट जो अपने डिपार्टमेंट है उसका अलॉटमेंट मिल जाता है। तो 2 स्टेजेस के अंदर होगा सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। सबसे चैलेंजिंग स्टेज है जो मैं मानता हूं वो है आपका सीबीटी 1, बिकॉज ये सीबीटी 1 के अंदर आपके पास पैटर्न है कि 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल रहेगा। ठीक है, 50 मार्क्स के आपके पास रीजनिंग रहने वाली है और 50 मार्क्स का जीके जीएस आपका रहने वाला है। अब किसी बच्चे का अगर जीके जीएस कमजोर है तब भी वो अफेक्ट होता है, किसी का अगर रीजनिंग में स्पीड कम है तब भी वो अफेक्ट होता है, किसी का टेक्निकल वीक है तब भी अफेक्ट होता है। इसका मतलब है कि आपको टेक और नॉन टेक दोनों को एक साथ लेके चलना होता है सीबीटी 1 में, इसीलिए सीबीटी 1 थोड़ा सा चैलेंजिंग है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर आप लोगों के लिए होती है और लगभग आपके 200 मार्क्स का जो प्रीलिम्स है वो आपको यहां देखने को मिलता है। तो 200 मार्क्स जो है वो आपका प्रीलिम्स है, जिसमें टेक आपके पास यहां पर 100 मार्क्स और नॉन टेक जिसमें रीजनिंग और जीके जीएस आएगा वो आपका 100 मार्क्स का देखने को मिलेगा। -1/4 की आपके पास डियर नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहती है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का आपके पास रहता है। ठीक है, अब अगर प्रीवियस ट्रेंड की बात करें, क्यों चैलेंजिंग मैं ये कह रहा हूं, बिकॉज धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ आपकी इंक्रीज होती चली जा रही है। सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ जो पहले करीबन 95, 100, 102 के आसपास पहुंचती थी, आजकल यही कट ऑफ प्रीलिम्स की आपकी 122, 125 तक भी आपके पहुंचने लग गई है। इसका मतलब पिछले कुछ प्रीवियस ईयर्स में, बिकॉज और क्यों हो पाया ये, बिकॉज देखिए सीबीटी, ये जो बड़ा चेंज आपके पास हुआ कि जब मेंस का पेपर आपने ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में करना शुरू कर दिया, सीबीटी के फॉर्म में करना शुरू कर दिया, तो वहां से बच्चों के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी इंक्रीज हुए और बच्चों की जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है। तो ओवरऑल कट ऑफ भी आपके पास बढ़ रहा है, इसलिए आपको तैयार रहना होगा हाई कट ऑफ के लिए। इससे बड़ा चैलेंजिंग सा गेम आपका हो जाता है। उसके बाद सीबीटी 2 बेस एग्जामिनेशन, यहां पर डियर आपके पास 300 मार्क्स का ये पेपर है और 300 मार्क्स का पेपर प्योरली टेक्निकल पेपर ये आपको देखने को मिलता है। तो जो बच्चा टेक्निकली साउंड है उसके लिए यहां से पूरे गेम को कंट्रोल करने का टाइम रहता है। तो 300 मार्क्स का ये पेपर है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपके पास यहां पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, सीबीटी 2 एग्जाम्स के अंदर
डेफिनेटली। अब ये तो हो गया सर एग्जाम पैटर्न। अब प्रीवियस ईयर में डियर हमारा ट्रेंड क्या रहा है, यानी नंबर ऑफ वैकेंसीज, कंपटीशन लेवल क्या रहता है। तो यहां पर देखिए 2023 के अंदर देखें तो 1374 वैकेंसीज आपको देखने को मिली, 2024 में 1701 वैकेंसी आपको देखने को मिली, 2025 में 1731, यानी एसएससी रेगुलर अब आपकी वैकेंसीज निकाल रहा है, निराश नहीं कर रहा है। हां, डिले होता है 2 या 3 महीने का, 4 महीने का, लेकिन आपके पास वैकेंसीज जरूर आती है। वो वैकेंसीज ठीक नंबर की वैकेंसीज आपके पास आती है। 2026 में भी जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उम्मीद कर रहा हूं कि लगभग आपके 1500 से ज्यादा वैकेंसीज यहां पर भी हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, क्योंकि प्रीवियसली भी कुछ पेंडिंग वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो 1500 प्लस से ज्यादा ही वैकेंसीज उम्मीद है आपकी आनी चाहिए 2026 के अंदर। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है ये अब आपको पता चल गया है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है वो है प्रिपरेशन की। सर प्रिपरेशन किस तरह से करें, क्या हमारे मेजर डाउट्स प्रिपरेशन के दौरान रहते हैं, समझना इस बात को। सबसे पहला जो डाउट्स है, जो मैंने लगभग देखा बच्चों के साथ, कि डियर सर नोट्स कैसे बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि आज के टाइम में बड़ा चैलेंजिंग हो गया है, नोट्स कैसे बनाएं, किस तरह से नोट्स को प्रिपेयर करें, क्योंकि डिजिटल नोट्स भी हैं, लोग पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे नोट्स को फोटोकॉपी कर लेते हैं और वो इकट्ठा करना शुरू करते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात, आप चाहे पीडीएफ से पढ़ें, आप चाहे प्रिंट करके पढ़ें, ये आपकी चॉइस है, लेकिन इस चीज को जरूर ध्यान रखना डियर कि नोट्स आपके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, डिटेल नोट्स होने चाहिए। जिस भाषा में आपको समझ में आ रहे हैं उस भाषा में आपके पास नोट्स होने चाहिए, और उसके बाद हमेशा आपको एक सिंगल नोट्स पे ही टिके रहना है। मान लीजिए आपने किसी एक टीचर के नोट्स लिए, अब आपको उसी टीचर के नोट्स पे टिके रहना है जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाए, अदरवाइज आप बस सिर्फ रद्दी इकट्ठे करते चले जाओगे। बहुत सारे टीचर्स के नोट्स इकट्ठे करने से प्रिपरेशन टाइम भी बर्बाद होता है और आपका प्रिपरेशन उस लेवल का भी नहीं हो पाता। सेकेंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है डियर, कि सर मॉक टेस्ट कब से लगाएं। ये जो प्रॉब्लम है कि मॉक टेस्ट कब से लगाएं, मॉक टेस्ट सर हम कब से लगाएं, तो मॉक टेस्ट के बारे में एक चीज समझना कि जैसे जैसे आपको शुरुआत हमेशा टॉपिक वाइज से करनी है। आप सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर रहे हो, मान लीजिए आप लाइव लेक्चर्स हैं, लाइव क्लासेस में हो, और वहां से अगर आप अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हो तो उसी के साथ साथ आपको यहां पर डियर टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो डेफिनेटली लगाने हैं। और उसके बाद सर हमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फिर आपको यहां पर सब्जेक्ट के एंड पर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट या सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट आपको यहां पर डेफिनेटली लगाने हैं। यही प्रोसीजर अगर फॉलो करोगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद डियर एक और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम या समस्या रहती है, सर कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें। ठीक है, कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे, एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करोगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी सर लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। 8 से 9 महीना, 10 महीना, हो सकता है 1.5 साल भी तैयारी करनी पड़ जाए आप लोगों को। तो 1.5 साल अगर आपको कंसिस्टेंटली 18 महीने पढ़ाई करनी है कंसिस्टेंटली, इतना आसान नहीं होता। पढ़ाई कोई बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज नहीं है, ये थोड़ी बोरिंग चीज है, लेकिन इसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है, एक डेडिकेशन, एक पर्पस के साथ। दिमाग के अंदर आपका वो क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि सर मुझे क्यों चाहिए सरकारी नौकरी, मुझे अपने परिवार की परिस्थिति बदलनी है, मुझे इसलिए सरकारी नौकरी चाहिए, सर मुझे, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है सरकारी नौकरी के अलावा, तो मुझे इसलिए चाहिए। तो वो क्यों जो है, व्हाई, दैट शुड बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड। उस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो वहां से आपकी कंसिस्टेंसी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर दिन आप स्टडी टेबल पर डेफिनेटली आएंगे और पढ़ाई करेंगे। इसके लिए आप एक और तरीका अपना सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई भी एक ऑनलाइन बैच कहीं से भी लिया हो, लेकिन उस ऑनलाइन बैच में जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की, वहां से भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। बॉम्ब रेगुलर लाइव क्लासेस, क्योंकि लाइव क्लासेस का जब शेड्यूल आपको मिल जाता है तो उसमें आप जब डेली, आपको पता ही है कि मुझे डेली 8 बजे मॉर्निंग में क्लास लेनी है, तो उससे कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक डेवलप होना शुरू होती है। इसीलिए ये जो ऑनलाइन बैचेस हैं ये भी आपकी काफी मदद करते हैं आपके इस पूरे प्रिपरेशन टाइम में कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। एक और समस्या बहुत ज्यादा आ जाती है, जो नए बच्चे हैं, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें लगता है कि सर जो रिपीटर्स हमारे पास हैं, वो रिपीटर्स की मात्रा काफी बढ़ गई है, कंपटीशन काफी बढ़ गया है, कट ऑफ डे बाय डे बढ़ रही है, तो इस हाई कट ऑफ को कैसे हैंडल करें। एक बात यहां पर समझना, कट ऑफ इसलिए बढ़ रही है बिकॉज CBT 2 भी आपका ऑब्जेक्टिव हो गया और CBT 1 में भी बच्चों की प्रिपरेशन ओवर द टाइम इंक्रीज होती जा रही है, रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से कट ऑफ धीरे 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 आपकी बढ़ती जा रही है डिपार्टमेंटल वाइज भी।
ठीक है। तो इस वाले केस में आपको तैयारी अर्ली स्टार्ट कर देनी चाहिए। सबसे बेहतर है वो बच्चा जो कॉलेज के सेकंड ईयर में है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है डियर, सेकंड ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। जब तक आपका कॉलेज खत्म होगा, जब तक आप एग्जाम रेडी हो जाओगे, और कॉलेज खत्म होते ही सीधा आपका एसएससी जो है वो क्रैक हो सकता है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी प्लान्ड स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो कि 2 साल में आपने हर एक पहलू को जहां पे जांच लिया और बढ़िया तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करके आ गए। क्लियर है? तो ये रेगुलर क्लासेस आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे। अब यहां पर देखिए डियर, मेजर स्ट्रैटेजी किस तरीके से आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके काम कर सकते हो, सुनना बड़े ध्यान से। जब मैंने आपको बताया कि डियर प्रीलिम्स के अंदर भी आपके पास 100 नंबर का जो टेक्निकल पोर्शन है वो आ रहा है, ठीक है, और मेंस के अंदर भी एक जगह आप देखेंगे तो डियर मेंस के अंदर भी आपके पास कंप्लीटली 300 मार्क्स का टेक्निकल है, ठीक है। इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं। यहां एक क्वेश्चन जो है, यहां पर डियर एक क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स का है, यहां पर देखिए आपके पास एक क्वेश्चन जो होगा डियर 3 मार्क का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल तो बढ़ता है, लेकिन मजे की बात यह है जिस बच्चे ने सच में सिलेबस को एनालाइज किया है उसे ये बात डेफिनेटली पता है कि डियर यहां पर जो कॉन्सेप्ट हैं, जो रेगुलर जहां से पूछे जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट दोनों केसेस में आपके पास सेम है। तो अगर सॉइल मैकेनिक्स से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो सॉइल मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड है वो आपका सेम है। लेकिन एक चीज बस यहां पर जो बच्चा लैग कर जाता है मेंस के अंदर, वो है डियर न्यूमेरिकल अप्रोच, ठीक है। न्यूमेरिकल अप्रोच को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो आने वाला समय है इसमें न्यूमेरिकल का वेटेज धीरे धीरे एसएससी अपने लेवल बढ़ा रहा है। तो मेरी आपको यह सलाह है डियर कि न्यूमेरिकल अप्रोच वाले जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस भी आपको प्रीलिम्स से ही स्टार्ट कर देनी है। बिकॉज प्रीलिम्स में अगर आपने क्लियर किया इसको तो आपके थ्योरी वाला पोर्शन, आपका जो वन लाइनर वाला पोर्शन है, आपका जो स्टेटमेंट वाला पार्ट है, ये डेफिनेटली आप लोगों का स्ट्रांग है, इसीलिए आप सीबीटी 1 क्लियर कर पा रहे हो। और अगर आपका बार बार सीबीटी 2 रुक रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल अप्रोच जो है वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है। तो आपको न्यूमेरिकल्स को साथ साथ प्रैक्टिस जो है वो यहां पर कंटिन्यू रखनी है। अगर आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स को देख लिया तो प्रीलिम्स और मेंस में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बहुत बार जब सबसे पहली बार जब डियर पैटर्न चेंज हुआ उस समय तो मेंस के क्वेश्चन और ज्यादा आसान थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम पैटर्न चेंज हुआ था। फिर अब ग्रेजुअली उसके लेवल को इंक्रीज किया जा रहा है, और अब एसएससी के दिमाग में बड़ा सिंपल सा केस है कि सर ये टेक्निकल पेपर है, इंजीनियर्स हैं सारे के सारे बच्चे, तो अब न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को भी धीरे धीरे बढ़ाया जाए। इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अभी जो एसएससी का पेपर हुआ था जिसमें मैकेनिकल में लगभग 90%, कुछ बच्चे बता रहे थे 80, चलो आप फॉर द टाइमिंग 80% मान लीजिए, 80% तो न्यूमेरिकल वाला वेटेज वहां पर देखने को मिल रहा था कि न्यूमेरिकल के इर्द गिर्द क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे थे। तो एसएससी की एक पैटर्न जो है वो पैटर्न मेंस में देखो, प्रीलिम्स के अंदर इतना बड़ा चेंजेस अभी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मेंस के अंदर आपको वो लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख सकता है। और अगर आप ओवरऑल कट ऑफ की बात करें, मान लीजिए सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की मैं बात करता हूं, तो इसकी कट ऑफ भी समय के साथ काफी इंक्रीज हो रही है। जहां पर 2023 के अंदर 346.15 पे एक अनरिजर्व्ड वाला बच्चा जो है वो सेलेक्ट हो जाता था, अब वही कट ऑफ अगर आप 2025 में देखेंगे तो 400 प्लस जा चुकी है। ये आउट ऑफ 500 400 प्लस कट ऑफ अगर जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बच्चा डेडिकेटेड है। बिकॉज सीबीटी 2 में जिसने न्यूमेरिकल अप्रोच को फॉलो कर लिया वो यहां पर 300 में से अच्छा खासा मार्क्स उठा पाता है। जब रिटर्न पेपर हुआ करते थे तब 300 में से 160 165 लाना भी मुश्किल हुआ करता था, अब नहीं होता। अब बच्चा स्कोर कर रहा है, 200 प्लस भी बच्चा इसमें स्कोर कर रहा है। और इस ऐसे में अगर आपके प्रीलिम्स के मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो वो 200 प्लस स्कोर प्लस प्रीलिम्स का स्कोर आपको इसके बाहर ले जाएगा बहुत आराम से। क्लियर है? तो ये बात समझनी है कि अब जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स आपके पास हैं, एमईएस डिपार्टमेंट है, बीआरओ डिपार्टमेंट है, तो इनके कट ऑफ भी इंक्रीज हो रहे हैं। ये 400 प्लस एक्चुअल सिविल की कट ऑफ है। ये पहले इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की हुआ करती थी, आजकल सिविल में भी 400 प्लस के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। तो सर किन टॉपिक्स को फोकस करें? तो देखिए आपके लिए सबसे बढ़िया, पुराना ट्रेंड अब भूल जाइए, अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, 2025 जो सीबीटी 1 का सिविल का डेटा है उसकी एनालिसिस की बात करते हैं। तो देखिए बीएमसी से 11 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में थे, 8 क्वेश्चन आपके 4 दिसंबर वाले पेपर में, 13 क्वेश्चन 5 वाले में,
5 की जो सेकंड शिफ्ट उसमें 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, इसमें 7 क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये देखिए, एक तो ये हो गया पोर्शन। सीटी का पोर्शन है 6, 9, ये आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको हाईली वेटेड सब्जेक्ट जो रीसेंट ट्रेंड के हैं उसको एक बार पिक करना है। तो उसमें से देखिए बीएमसी एक सब्जेक्ट आपके पास हो गया। सिमिलरली सॉइल सब्जेक्ट को देखो, 11, 10, 9, 9, एक में तो 14 नंबर तक आपके पास पूछा गया है। तो सॉइल का वेटेज अब समय के साथ डियर धीरे धीरे आपका इंक्रीज हो रहा है। तो बीएमसी, सॉइल, और उसके बाद देखिए डियर यहां पर आपके पास इरिगेशन, इसने बड़ा सरप्राइज किया था 2025 में। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए 9 पर शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए 13 क्वेश्चन के आसपास, 7 क्वेश्चन। तो इरिगेशन हर साल एसएससी करता है कि कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा जो लो वेटेज का उसको पिक करता है, उससे भरपूर क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पर देखिए इरिगेशन में चीज देखने को मिली। तो ऐसा आपके पास बाकी एग्जाम, बाकी सब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है। सिमिलरली एनवायरमेंट एक हाईली वेटेड सब्जेक्ट है, 11, 11, 10, ये देखिए 6, 10, 6, इस तरीके से। सिमिलरली स्टील में भी बड़ा सरप्राइज किया था डियर। स्टील को देखो, एक बार ध्यान से देखोगे, इस शिफ्ट में तो पूछा ही नहीं, 4 दिसंबर में पूछा ही नहीं, 5 दिसंबर को सिर्फ एक क्वेश्चन आया। 5 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में देखिए यहां पे 12 क्वेश्चंस, और 6 दिसंबर में भी 12 क्वेश्चन। तो अब अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि स्टील जैसे सब्जेक्ट को मैं छोड़ के चला जाऊं, या किसी और सब्जेक्ट को जो थोड़ा कम वेटेज का सब्जेक्ट उसको छोड़ के चला जाऊं और सिलेक्शन हो जाएगा, आपको नहीं पता है कि आपका पेपर किस शिफ्ट में होने वाला है। ठीक है, तो वहां पर देखिए कब क्वेश्चन आपके ज्यादा आ जाएं। तो 12 नंबर का वेटेज, यानी अगर 6 दिसंबर की शिफ्ट की बात करें तो बीएमसी से भी 5 क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन ज्यादा आपकी स्टील में पूछे गए। तो यहां जो हाईली वेटेज टॉपिक्स हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक हैं जिनको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो तो आपको करने ही करने, लेकिन टॉपिक इसके बाद आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। क्योंकि स्टील जैसे सब्जेक्ट में भी अगर 12-12 क्वेश्चन आने लग रहे हैं, इसका मतलब है डियर कि ये आपको ध्यान होना चाहिए कि एसएससी एक तो न्यूमेरिकल अप्रोच और एक अपना सिलेबस कवरेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहां से भी आप अपनी एनालिसिस को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अब इसका मतलब अगर मैं समराइज करूं इन सभी चीजों को, तो सबसे पहले आपके पास अपने डिटेल नोट्स यहां पर होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो कोई भी फाउंडेशन बैचेस से एकदम बेसिक से अपने डिटेल नोट्स को, वन टाइम इन्वेस्टमेंट मैं कहता हूं इसको, एक बार अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, बार बार आपके वो हमेशा हेल्प करेंगे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिवीजन बड़ा स्ट्रॉन्ग होना बड़ा जरूरी है। जो बच्चा, देखो ये प्रूवन स्ट्रेटेजी है, हर एक टॉपर से जब भी आप बात करेंगे उन्होंने रिवीजन को बहुत फोकस किया है, बिकॉज मल्टीपल टाइम कंटेंट को पढ़ना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, लेकिन बहुत सारा जो मल्टीपल सोर्सेज हैं उसको फॉलो नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखिए डियर इस बात को कि सर एक बार 10 चीजों को पढ़ लेना और 10 बार एक चीज को पढ़ना ये बराबर नहीं है गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर। दिस इज अ सरकारी नौकरी के अंदर, तैयारी के अंदर इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है दैट एक बार मैंने सर 10 चीजों को पढ़ लिया है और 10 बार मैंने एक चीज को पढ़ा है, दिस इज नॉट सेम। आपको इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको क्लियर करना है। तो एक चीज को 10 बार पढ़िए, 11 बार पढ़िए, 12 बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए उस चीज को। रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद टाइमली मॉक प्रैक्टिस, बहुत बच्चा इसी में रह जाता है कि एग्जाम से बस 1 वीक पहले वो अपना जो है टेस्ट देना स्टार्ट करता है। बिल्कुल गलत तरीका है। आपको जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट खत्म हो रहे हैं, टेस्ट की जो हैबिट है वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर ही। उसके बाद कंसिस्टेंट एफर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी कि आपको अपना एफर्ट्स लगातार 8 से 9 महीना अगर आपने डेडिकेटली दे दिया, आपने सुना होगा कि 6 महीने अगर आप डेडिकेशन से अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप 90% लोगों से आगे हो जाते हो। सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी में भी यही है डियर। 9 महीने अगर आपने डेडिकेशन दे दिया तो आप हर किसी को बीट कर पाओगे, चाहे वो बीटेक का स्टूडेंट हो, चाहे डिप्लोमा का स्टूडेंट हो, चाहे आपका कोई सीनियर हो, चाहे कितने भी टाइम रिपीटर हो, चाहे प्रीवियसली प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो, चाहे प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाइड हो, और अगर आप सिर्फ एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं, 9 महीने डेडिकेटेडली, कंसिस्टेंटली 8 से 10 घंटे अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आप डेफिनेटली किसी को भी बीट कर सकते हो।
तो 2026 में मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, एग्जाम डेट सब आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसका इंतजार आपको नहीं करना है। आपको अपनी तैयारी को राइट वे में शुरू करना है। जब ये सिलेक्शन होता है ना, तो दिल में आपकी एक बहुत खुशी मिलेगी, आपको मिलेगा, आपके परिवार को खुशी मिलेगी। उस खुशी के लिए जरूर डेफिनेटली पढ़िए। मैंने भी एग्जाम क्रैक किए हैं, उस एग्जाम क्रैक करने के बाद की जर्नी, एग्जाम क्रैक करने के पहले की जर्नी, एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान की जर्नी, हर जर्नी से हम वाकिफ हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत मजा आने वाला है, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी एक बार अगर उस पीडीएफ के अंदर आपका नाम देखने को मिलेगा तो। इसी जुनून के साथ, इसी डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।